Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 23rd of February 2024. फर्स्ट न्यूज़ है इजराइल फ्लैटन्स राफा बिल्डिंग्स। तो राफा बॉर्डर जो गाज़ा स्ट्रिप है एंड इजिप्ट है वहाँ का बॉर्डर है। तो बहुत सारी राफा की जो बिल्डिंग्स हैं इजराइल ने बॉम्बिंग की। तो हमास चीफ रीचेस कायरो एंड यहाँ पर ट्रूस की बात चल रही है, लेकिन हमास चीफ का ये कहना है कि जो इजराइल है ये ट्रूस नहीं चाहता है। तो तेल अवीव जो कि इजराइल की बात की जा रही है कि इंटरेस्टेड नहीं है एग्रीमेंट्स को रीच करने के लिए एंड ये चाहता है कि वॉर और लंबी जाए। Israeli bombs on Rafah flattened a mosque and destroyed homes in what residents called one of their worst nights yet, while the Hamas chief was in Cairo for talks. Gazans hope कि इसकी वजह से ट्रूस आ सकता है। Houthis to escalate Red Sea strikes use submarine weapons। तो आपको रेड सी की लोकेशन पता होनी चाहिए, आसपास की कंट्रीज़ पता होने चाहिए। तो हूतीज़ यहाँ पर रेड सी स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हूतीज़ हैं ये पैलेस्टीनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अपना सपोर्ट इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट है मरियम नवाज सेट टू बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब। तो कल के न्यूज़पेपर में हमने पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखे थे। तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब मरियम नवाज बन रही हैं। ये न्यूज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट इंटरव्यू या कहीं आप पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हो तो वहाँ पर ये कोट कर सकते हो कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, कैसे यहाँ पर आर्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किस तरीके से डीप स्टेट ऑपरेट करता है पाकिस्तान में। यहाँ पर पैंडा डिप्लोमेसी की बात की गई है। तो जो चाइना है ये बेसिकली जो चाइना के पास पांडास हैं ये पांडास दूसरे कंट्रीज़ में भेजता है। तो कुछ टाइम से देखा गया कि चाइना ने अमेरिका से ये कहा था कि आप हमारे पैंडास को वापस कर दो, लेकिन अभी वापस ये पैंडास को भेज रहा है। तो उसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं ये ठीक हो रहे हैं। तो चाइनाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एसोसिएशन इज वर्किंग विद द नेशनल जू इन वॉशिंगटन इन एन अरेंजमेंट दैट कुड ब्रिंग मोर पैंडास बैक टू द यूएस। यूक्रेन जेलेंस्की प्लेस डाउन लॉस ऑफ अवदिवका। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, खार्किव की लोकेशन पता होनी चाहिए, ये लोकेशन पता होनी चाहिए। कुछ टाइम पहले बाखमत न्यूज़ में था, ये लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये सब कुछ कहाँ पर है। यहाँ पर कोलंबिया के बारे में बात की गई है कि कोलंबिया एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, लेकिन एक डार्क साइड भी है। डार्क साइड क्या है? सेक्स ट्रैफिकिंग है, टूरिस्ट को मार दिया जाता है, बाकी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। तो ये कुछ इशू हैं। फार्मर्स फ्रॉम 10 कंट्रीज ज्वाइन टू प्रोटेस्ट पॉलिसीज़। अब ये यूरोपियन यूनियन की कौन सी पॉलिसीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो एक ग्रीन डील है। ग्रीन डील में ये बात कही है कि एमिशंस को कम करना है, केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है। तो फार्मर्स इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एमिशंस को कम करने की बात करोगे तो आप मीथेन को कम करने की बात करोगे तो पैडी कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा मीथेन एमिट होता है, वेटलैंड से मीथेन एमिट होता है। तो ये सारा कुछ इशू है। CBI searches premises of ex-governor Malik in Jammu and Kashmir Hydel project case। तो ये जो प्रोजेक्ट है कीरू प्रोजेक्ट इन किश्तवाड़, तो इसके बारे में हम देखेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर। तो कुछ टाइम पहले जो एक्स गवर्नर जम्मू कश्मीर के थे सत्यपाल मलिक, इन्होंने विसल ब्लोइंग की थी एंड इन्होंने बताया था कि इनको ब्राइब देने की कोशिश की गई थी एंड ये पूरे केस के बारे में। तो अभी CBI ने रेड की है। अब CBI ने इनके घर पर रेड क्यों की है इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इन 2023 इंडिया हिट टारगेट्स टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग काला अज़र। तो काला अज़र को हम 2010 में ही एलिमिनेट करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। उसके बाद हमारी डेडलाइंस इंक्रीज़ होती गई एंड फाइनली 2023 में 10,000 में से अभी लेस देन 1 केसेस आए हैं। तो ये हमें डेटा एटलीस्ट 2 साल तक या 3 साल तक हमें करना होगा अचीव। उसके बाद ही इंडिया जो है ये काला अज़र फ्री हो पाएगा। काला अज़र एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि सेंट फ्लाई बाइट से होती है। अब इसके लिए इंडिया ने क्या इंटरवेंशन की, कैसे हम काला अज़र को ख़त्म कर पा रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। एक्स रिवील्स डेली आस्क्ड इट टू ब्लॉक हैंडल्स मोस्ट प्रो फार्म प्रोटेस्ट। तो जो भी यहाँ पर ट्विटर हैंडल्स हैं, एक्स हैंडल्स हैं, जो कि यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो सेंटर है इसने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एक्स को कि ये सारे आपको हैंडल्स को ब्लॉक करना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 के कुछ बेसिक प्रोविजंस, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अलावा डिजिटल इंडिया एक्ट एंड जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आई थी 2021 में, जिसमें ये जो सोशल सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज़ हैं इनके लिए कुछ रेगुलेशंस आई थी कि आपको यहाँ पर ज़्यादा डिलीजेंट होकर काम करना है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ग्रीवांस अपीलेट कमिटीज़ बनाने की बात की गई थी। देन यहाँ पर काला अज़र की बात की गई है।
तो इनिशियल टारगेट हमारा 2010 था, विच वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू 2015, देन 2017 एंड फाइनली 2020 एंड उसके बाद अभी जाकर 2024 में यहाँ पर 1 केस आया है पर 10,000 पीपल। तो काला अज़र एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो कि सैंड फ्लाइज से ट्रांसमिट होता है। इसकी वजह से फीवर, वेट लॉस, ये सब कुछ होता है। अगर ये अनट्रीटेड रह गया तो ये फेटल हो सकता है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। बांग्लादेश फर्स्ट कंट्री बना था दुनिया में टू बी ऑफिशियली वैलिडेटेड बाय द WHO कि इसने काला अज़र को एलिमिनेट किया है। India has missed 4 deadlines, so this is the first but significant step towards eradicating the parasitic disease. India को केस काउंट जो है below 1 रखना है per 10,000 population in all blocks for 2 more years. What has helped की spraying, सीलिंग एंड यूजिंग आशा नेटवर्क टू ट्रैक ट्रीटमेंट, क्योंकि बेसिकली जिनका काला अज़र ठीक भी हो जाता है उसमें भी एक प्रॉब्लम देखी गई है पोस्ट काला अज़र, डर्मल लीशमैनियासिस। इसमें क्या होता है, स्केली स्किन पैचेस या फिर नोडुलर लीजन्स हो जाते हैं जिसमें एक्चुअली पैरासाइट अभी भी होता है। तो इसकी वजह से डर होता है कि वापस से रिलैप्स हो जाएगा एंड काफ़ी केसेस में रिलैप्स हो भी जाता है। तो जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है उनको भी ट्रैक करना ज़रूरी होता है, जो कि किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो उसको हम स्किप करते हैं। खड़गे गेट्स Z+ कवर इन पोल रनअप, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी SPG जो कवर ये प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड होता है, तो आपको बस थोड़ा बहुत SPG के बारे में पता होना चाहिए। 1-2 फैक्ट्स आ सकते हैं, या तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर CAPF, CRPF, CISF इनके बारे में पता होना चाहिए। राइसीना डायलॉग की बात हुई है, तो यहाँ पर एक इशू हमेशा रहता है कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये कश्मीर के इशू को UN में क्यों लेकर गए थे। तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये डिसीजन गलत था, क्यों कश्मीर में लेकर गए। तो यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम कश्मीर में ये जो इशू लेकर गए वो ये सोच कर गए क्योंकि हम मल्टीलेटरलिज्म में भरोसा करते थे। लेकिन यहाँ पर जो UN है एंड जो बाकी लोग हैं, इन्होंने इसको दूसरा ही रंग दे दिया, इन्होंने इसको एक्सेशन का रंग दे दिया, जो कि गलत था। तो इंडिया पुट इट्स ट्रस्ट ऑन मल्टीलेटरलिज्म एंड टुक द कश्मीर एग्रेशन इशू टू द यूनाइटेड नेशंस, बट अदर्स मेड इट अ मैटर ऑफ एक्सेशन फॉर जियोपॉलिटिकल रीजंस। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि इंडिया का वैल्यू सिस्टम इरोड हो रहा है, फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें यूक्रेन की तरफ होना चाहिए या हमें पैलेस्टीन की तरफ होना चाहिए। बेसिकली अब हमारा कोई वैल्यू सिस्टम इरोड नहीं हो रहा, हम ये समझ गए कि दुनिया कैसे काम करती है, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ देखना है। तो यही बात यहाँ पर की गई है। तो आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे डिफेंड कर सकते हो अपने किसी भी स्टेटमेंट को। सरोगेसी रूल्स चेंज टू अलाउ डोनर गैमेट फॉर कपल्स विद मेडिकल इशू, तो किसी कपल को अगर मेडिकल इशू है तो वो डोनर के गैमेट्स को यूज़ किया जा सकता है। तो लास्ट ईयर एक वुमेन थी, उसको एक सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी। अब ये सिंड्रोम का नाम आपको जानना ज़रूरी नहीं है कि अब इस सिंड्रोम में क्या होता है, एक रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाता है एंड वुमेन को इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ऐसे में डोनर एग की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एंड फाइनली सेंटर ने यहाँ पर रूल्स को अमेंड कर दिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रोड, इसमें सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात की गई। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। एंड सिमिलरली एक और केस हुआ था एंड ये केस चंडीगढ़ के मेयरल इलेक्शन को लेकर था। तो बेसिकली जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने बहुत सारे वोट्स को इनवैलिड कर दिया था एंड उन वोट्स को वैलिड मानते हुए सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आता है कि यहाँ पर जो आपका कैंडिडेट है ये यहाँ पर मेयर होगा। अब ये दोनों इंसिडेंट्स को लेकर यहाँ पर ऑथर ने आर्टिकल लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को शोर अप करते हैं। सच में ऐसा है या तो ये सिर्फ एक फसाड है। तो 2 recent decisions by the Supreme Court declaring the electoral bonds scheme unconstitutional and pronouncing up the winner in the mayoral race in Chandigarh seem to strike a welcome blow on behalf of electoral democracy. They also raised the expectation of some resistance from what had been, at least in relation to executive power, a more or less Supreme Court. It is a measure of how low the court had sunk that 2 straightforward decisions. तो बेसिकली यहाँ पर 2 डिसीजंस की बात की गई है। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, अभी नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों किया है। अ वॉइस टू रिमेंबर, तो यहाँ पर आमीन साइनी की बात की गई है। अगर आपको बहुत जाना है इनके बारे में तो कल का आप न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज में पढ़ सकते हो, उसमें इनके बारे में आया था, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो कल हमने स्किप किया था। क्राउन ऑफ थॉर्न्स, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की गई कि पाकिस्तान के यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी है, आर्मी कैसे एक डीप स्टेट की तरह ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है नो बिल फॉर मिस्टर सिसोदिया, नहीं देखेंगे। राम मंदिर के बारे में आर्टिकल लिखा गया है कि ये अपॉर्चुनिटी है मिनॉरिटी के लिए, ये सही है गलत है हमें कोई मतलब नहीं है इससे।
मणिपुर हाई कोर्ट ने डिलीट कर दिया है क्लॉज जिसने मैतेईस को एसटीज की लिस्ट में इंक्लूड किया था। तो अगर किसी को यहाँ पर एसटीज में इंक्लूड करना है या तो एक्सक्लूड करना, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम एसटी लिस्ट इन्वॉल्व्स अ रिप्रेजेंटेशन मेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि फॉरवर्ड करती है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट इस प्रपोजल को फॉरवर्ड करती है टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि रेकमेंड करता है टू द सेंटर सेंड्स इट टू द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि रेकमेंड करती है कैबिनेट को, एंड कैबिनेट नोट के बाद ये पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है टू अमेंड द presidential order. In a first, CERN scientists carry out laser cooling of positronium. तो positronium के बारे में पता होना चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो in a first, an international team of physicists from the Anti-Hydrogen Experiment Gravity Interferometer Spectroscopy Collaboration AGIS, इसने एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है बाई डेमोन्स्ट्रेटिंग द लेजर कूलिंग ऑफ पॉजिट्रॉनियम। पॉजिट्रॉनियम एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन, ये फंडामेंटल एटॉमिक सिस्टम है। ड्यू टू इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ, इसका हाफ लाइफ सिर्फ 142 नैनोसेकेंड्स का है। इसका मास टॉइस है इलेक्ट्रॉन के मास से, एंड इसका डिस्टिंक्शन है कि एक प्योर लेप्टॉनिक एटम है। ये जो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है जिसकी फ्रीक्वेंसीज हाफ है फॉर एक्साइटेशन, तो एक ग्रेट कंटेंडर है कि हम इसको लेजर कूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम टेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी फंडामेंटल थ्योरीज इस पॉजिट्रॉनियम का यूज़ करके। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया एट द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, मोर पॉपुलरली नोन एज CERN, इन जेनेवा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर एक्सपेरिमेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटी हाइड्रोजन इन द मेजरमेंट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन एंटी हाइड्रोजन इन द एजिस एक्सपेरिमेंट। तो ये सब कुछ पता होना चाहिए, ये ज़रूर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम चलते हैं कीरू हाइडल प्रोजेक्ट, जो कि हमने फर्स्ट पेज पर देखा था कि जो एक्स गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, उनके घर में रेड हुई, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर ये सब कुछ। तो कीरू हाइडल प्रोजेक्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थर्सडे रेडेड 30 प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग 3 लिंक टू द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक इन दिल्ली, गुरुग्राम, बागपतन, उत्तर प्रदेश। अभी प्रोजेक्ट क्या है? तो इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बिटवीन द एग्जिस्टिंग कीरथाई 2 अपस्ट्रीम एंड क्वा डाउनस्ट्रीम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। कॉस्ट इंपॉर्टेंटली इसको डेवलप किया जा रहा है नियर द कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ रिवर चेनाब एंड द सिंगर एंड बेला स्ट्रीम्स नियर द पाथरनक्की एंड किरू विलेजेस इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। डेडलाइन फॉर इनिशिएटिंग कमर्शियल ऑपरेशन 3 जुलाई 2025 है। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कौन कर रहा है? तो इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द चेनाब वैली पावर्स प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एंड द जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर फार्मर्स की सिचुएशन की बात की गई कि फार्मर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या एमएसपी को लीगलाइज करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी? तो ऑफकोर्स नहीं रिजॉल्व होगी। जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है ये है स्ट्रक्चरल। तो सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोटेस्ट बाय द फार्मर्स यूनियन, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक फार्मर की डेथ भी हो गई क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया था। तो एग्रीकल्चर लॉपसाइडेड रोल, इंडिपेंडेंस के अराउंड 70% लोग थे जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज थे। अभी ये कम होकर 54% है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है लेस देन 18% ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो 54% यहाँ पर लोग हैं, एंड यहाँ पर 18% सिर्फ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। बट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन द फार्म सेक्टर डिक्लाइन हो चुका है टू 54.6% एज पर द सेंसस डेट ऑफ द 2011। राइजिंग शेयर ऑफ फार्म लेबरर्स, तो कल्टीवेटर्स से ज़्यादा फार्म लेबरर्स अगर हम बात करें तो 86% फार्मर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो अनदर की इंडिकेटर ऑफ द सिचुएशन इन द एग्री सेक्टर इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स फॉर पर्पसेस ऑफ द सेंसस। कल्टीवेटर कौन है? जो कि कल्टीवेशन ऑफ द लैंड में इंगेज है, ओन्ड और हेल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और हेल्ड फ्रॉम प्राइवेट पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस फॉर पेमेंट इन मनी काइंड ऑफ शेयर। कल्टीवेशन इंक्लूड्स इफेक्टिव सुपरविजन और डायरेक्शन इन कल्टीवेशन। रिलेटिव प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो कल्टीवेटर्स जो हैं ये 72% से 45% हो गए, एंड लेबरर्स यहाँ पर इंक्रीज हो गए 28% से 55% हो गए। तो सबसे बड़ा इशू ये है। फिर यहाँ पर सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स की बात की गई है, एंड इस सर्वे की बात करें तो 70% ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स के पास यहाँ पर जो लैंड है, लैंड होल्डिंग साइज है 1 हेक्टेयर से कम है। 88% के पास यहाँ पर 2 हेक्टेयर से कम है। हेक्टेयर फिर यहाँ पर बताइए। अब लो इनकम्स एंड हाई इंसिडेंस ऑफ डेट, तो फार्मर यहाँ पर डेट में फंसे हुए हैं और इनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से इनके सुसाइड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या एमएसपी सोल्यूशन है? ऑफकोर्स एमएसपी सोल्यूशन है। सोल्यूशन है यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस करना। तो देयर इज नो ईजी वे आउट ऑफ द सिचुएशन। द फैक्ट इज दैट बहुत सारे लोग जो हैं ये एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी डेवलप करना पड़ेगा सो दैट ये वाले जो लोग हैं इनको एब्जॉर्व किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैनी ऑफ दीज फार्म्स आर टू स्मॉल टू कीप इवन अ फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी, एंड जिसकी वजह से हमें डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन देखने को मिलती है। फॉर ऑल द लिप सर्विस जो कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा की गई है, देयर इज रिलेटिवली लिटिल सपोर्ट ईदर थ्रू डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर्स और प्रोविजनिंग ऑफ द फैसिलिटीज दैट में bolster farmers ability to bargain in the market. Also the rest of the economy जो है इसने इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं जो कि लोगों को फार्म से बाहर निकल सके।
सीबीएसई ने पायलट बेसिस पर ओपन बुक एग्जाम प्लान किया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? तो बेसिकली जो रोट लर्निंग है, इससे हम आगे बढ़कर कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग के ऊपर जा सकें, कि बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस ना है, एनालिटिकल क्वेश्चंस है, कि हम ये देख सकें कि बच्चे जो है ये कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर ओपन बुक एग्जाम का प्लान है। पहले भी एक बार ट्राई किया गया था ओपन बुक एग्जाम प्लान, लेकिन फाइनली इसको ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको वापस से लेकर आ रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस ये हैं कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सेट किया जाए। बेसिकली जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको इस तरीके से बनाना है कि एनालिटिकल तरीके से बच्चा यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करे। तो CBSE has proposed a pilot study to check the feasibility of the open book exams for classes 9 to 12। तो एजुकेशन को लेकर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें आप ये लिख सकते हो CBSE का ये प्लान, कि यहाँ पर फिजिबिलिटी देखी जाएगी ओपन बुक एग्जाम्स की फॉर क्लासेस 9 to 12। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।